मित्रों नमस्कार। सोहन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आइए कला एवं संस्कृति के महत्वपूर्ण प्रैक्टिस के साथ क्लास को शुरू करेंगे। क्लास को शुरू करें इससे पहले आप लोग क्लास को अपने मित्रों में एक बार शेयर ज़रूर कर दें। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन ए में दिया है एपीजे अब्दुल कलाम की, बी में दिया है इंदिरा गांधी की, सी में दिया है भीमराव अंबेडकर की और डी में दिया है दादा भाई नौरोजी की। विंग्स ऑफ फायर आत्मकथा जो है एपीजे अब्दुल कलाम की है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, गांधी जी की आत्मकथा जो है बहुत पूछी जाती है। मेरे सत्य के साथ प्रयोग, माई ट्रुथ विद एक्सपेरिमेंट, यह आत्मकथा जो है गांधी जी की है। आप नोट कर लेंगे, पूछा जाता है एग्जाम में अक्सर। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। उपनिषद पुस्तकें हैं। प्रश्न में दिया है कि उपनिषद पुस्तकें किन पर आधारित हैं? धर्म पर, योग पर, विधि पर या फिर दर्शन पर? तो देखिए, उपनिषद पुस्तकें जो है दर्शन पर आधारित होती हैं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए नेक्स्ट प्रश्न के क्रम में आगे बढ़ते हैं। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी पुस्तक है? ऑप्शन में दिया है अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी में दिया है जवाहरलाल नेहरू, सी में दिया है बंकिम चंद्र चटर्जी और डी में दिया है बाल गंगाधर तिलक। देखिए, बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक का नाम है गीता रहस्य, बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक का नाम है आनंद मठ और जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक का नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और इंडिया विंस फ्रीडम जो है पुस्तक है अबुल कलाम आज़ाद की। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, गीतांजलि पुस्तक भी बहुत पूछी जाती है रविंद्रनाथ टैगोर की, जिसे 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था साहित्य के क्षेत्र में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखी गई थी? प्राकृत में, पाली में, नेपाली में या फिर संस्कृत में? देखिए, प्रश्न पूछ रहा है कि बौद्ध साहित्य जो है किस भाषा में लिखी गई थी, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाली भाषा में। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन ए में दिया है एलेनोर कैटल, बी में दिया है अरविंद अडिगे, सी में दिया है यान मार्टेल और डी में दिया है किरण देसाई। देखिए, लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक हैं यान मार्टेल। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, इन पुस्तकों को आप कहीं अपने नोट्स में ज़रूर नोट्स कर लें। पुस्तकों से भी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। पिछली ही बार 69,000 शिक्षक भर्ती में यहाँ से लगभग 4 प्रश्न आया था। चलिए अगले प्रश्न के क्रम में आगे बढ़ते हैं। अपनी प्रजा पर बिना कोई अतिरिक्त कर लगाए सुदर्शन झील के बांधों की मरम्मत किसने करवाई? आपके ऑप्शन में दिया है कुमारगुप्त, अशोक, स्कंदगुप्त या फिर रुद्रदामन। देखिए, सुदर्शन झील पहले कहाँ तो है यह जान लीजिए। सुदर्शन झील जो है गुजरात के काठियावाड़ में है। इस झील का निर्माण जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था। चंद्रगुप्त का जो मंत्री था गुजरात का, उसके द्वारा जो है इस झील का निर्माण कराया गया था। बाद में इस झील पर काम किया अशोक ने भी। लेकिन यहाँ प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि अपनी प्रजा पर बिना कोई अतिरिक्त कर लगाए सुदर्शन झील के बांधों की मरम्मत किसने करवाई? तो आपका उत्तर हो जाएगा रुद्रदामन ने। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त किया? ऑप्शन ए में दिया है 1562 में, बी में दिया है 1563 में, सी में दिया है 1564 में और डी में दिया है 1565 में। देखिए, जजिया कर जो है गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला यह धार्मिक कर था। अर्थात यह मुसलमानों से नहीं लिया जाता था, हिंदुओं से लिया जाता था।
देखिए भारत में जजिया या हिंदुओं पर जजिया कर लगाने वाला पहला व्यक्ति था मोहम्मद बिन कासिम, जबकि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला शासक था फिरोज शाह तुगलक। देखिए प्रश्न को आप ध्यान से समझिए। जजिया कर जो है गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला यह धार्मिक कर था, अर्थात यह मुसलमानों से नहीं लिया जाता था। और दूसरा प्रश्न आप देखिए, भारत में जजिया कर या हिंदुओं पर जजिया कर लगाने वाला पहला व्यक्ति था मोहम्मद बिन कासिम, और ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला शासक था फिरोज शाह तुगलक। दोनों में अंतर समझिए। भारत में जजिया कर या हिंदुओं पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम व्यक्ति था मोहम्मद बिन कासिम, और ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला शासक था फिरोज शाह तुगलक। हालांकि बाद में औरंगजेब ने फिर से इसे जजिया कर को लगा दिया था 1679 में, लेकिन जजिया कर को समाप्त किसने किया? तो अकबर ने देखिए 1564 में जजिया कर को समाप्त किया। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है यह प्रश्न आपको पूरी तरह से स्पष्ट हो गया होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम नहर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए में दिया है गयासुद्दीन तुगलक ने, बी में दिया है फिरोज शाह तुगलक ने, सी में दिया है महापदम नंद ने, और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। देखिए भारत में सर्वप्रथम नहर का निर्माण कराया महापदम नंद ने। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। और देखिए कहाँ कराया था? तो कलिंग में, जिसे आप वर्तमान में उड़ीसा के नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ से 2-3 प्रश्न और बनते हैं। मध्यकाल में यदि पूछे कि मध्यकाल में सर्वप्रथम नहर का निर्माण किसने कराया, तो आपका उत्तर गयासुद्दीन तुगलक होगा। प्रश्न को ध्यान से समझिए। यदि आपसे मध्यकाल में सर्वप्रथम नहर का निर्माण किसने कराया, तो आपका उत्तर गयासुद्दीन तुगलक होगा। और मध्यकाल में सर्वाधिक नहरों का निर्माण किसने कराया था, तो आपका उत्तर फिरोज शाह तुगलक होगा। देखिए मध्यकाल में सर्वप्रथम नहर का निर्माण किसने कराया, तो गयासुद्दीन तुगलक। और मध्यकाल में सर्वाधिक नहरों का निर्माण किसने कराया, तो फिरोज शाह तुगलक। और यदि पूछता है कि भारत में सर्वप्रथम नहर का निर्माण किसने कराया, तो आपका उत्तर महापदम नंद होगा। और देखिए इसकी जानकारी जो है मिलती है खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से। चलिए यहाँ पूछ रहा था कि भारत में सर्वप्रथम नहर का निर्माण किसने कराया, तो उत्तर हो जाएगा महापदम नंद ने। विकल्प सी सही होगा। आइए अगले प्रश्न के क्रम में आगे बढ़ते हैं। टका और जीतल नामक सिक्कों का प्रचलन किस शासक ने करवाया? देखिए टका जो है चांदी है और जीतल आपका तांबा है। पूछ रहा है टका और जीतल नामक सिक्कों का प्रचलन किस शासक ने करवाया? ऑप्शन ए में दिया है इल्तुतमिश ने, बी में दिया है शेर शाह सूरी ने, सी में दिया है फिरोज शाह तुगलक ने, और डी में दिया है जहांगीर ने। तो देखिए टका और जीतल नामक सिक्कों का प्रचलन इल्तुतमिश ने कराया। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। रुपया नामक सिक्का का प्रचलन किसने करवाया था? चलिए जिसे आज आप प्रयोग में लाते हैं। रुपया नामक सिक्के का प्रचलन किसने करवाया था? ऑप्शन ए में दिया है इल्तुतमिश ने, बी में दिया है शेर शाह सूरी ने, सी में दिया है अकबर ने, और डी में दिया है बाबर ने। तो देखिए रुपया नामक सिक्का जो है जारी करवाया था शेर शाह सूरी ने। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। गुप्त शासकों में सर्वप्रथम सिक्कों का प्रचलन किसने करवाया? ऑप्शन में दिया है चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर स्कंदगुप्त। देखिए पहले तो आप ये जान लीजिए गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो आपका उत्तर होगा श्रीगुप्त था। और प्राचीन काल का स्वर्ण युग जो है गुप्त वंश को कहा जाता था। यहाँ प्रश्न में दिया है कि गुप्त शासकों में सर्वप्रथम सिक्कों का प्रचलन किसने करवाया, तो आपका उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम ने। चलिए विकल्प बी सही होगा यहाँ पर। चलिए क्लास को आप लोग शेयर कर देंगे एक बार। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को आप लोग
ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर करें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में कौन सा जोड़ा असत्य है? चलिए यह आपका जीके का प्रश्न है। निम्न में कौन सा जोड़ा जो है असत्य है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य क्या राजस्थान है? बी में दिया है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य क्या गोवा है? सी विकल्प में दिया है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य क्या उत्तर प्रदेश है? और डी में दिया है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य क्या मेघालय है? देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान है, यह बिल्कुल सही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है, यह भी आपका उत्तर सही है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है उत्तर प्रदेश है, यह भी आपका बिल्कुल सही है। और ऑप्शन डी में दिया है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य मेघालय है। तो देखिए मेघालय नहीं है, बल्कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य जो है सिक्किम है। यहाँ आपसे पूछ रहा था कौन सा जोड़ा असत्य है, तो देखिए ऑप्शन डी में जो दिया है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य जो है मेघालय है, यह पूरी तरह से गलत है, इसलिए आपका यही उत्तर सही हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य जो है सिक्किम है। चल ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में कौन सा जोड़ा असत्य है? ऑप्शन ए में दिया है भारत का सबसे लंबा नदी पुल भूपेन हजारिका पुल है। बी में दिया है भारत का सबसे लंबा बांध सरदार सरोवर बांध है। सी में दिया है भारत का सबसे बड़ा बांध क्या भाखड़ा नांगल बांध है। और डी में दिया है भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग क्या पीर पंजाल सुरंग है। देखिए भारत का सबसे लंबा नदी पुल जो है भूपेन हजारिका पुल है, जो कि असम में है, यह बिल्कुल सही है। और भारत का सबसे लंबा बांध जो है सरदार सरोवर बांध नहीं बल्कि हीराकुंड बांध है, इसलिए आपका यही जो है सही हो जाएगा। यहाँ आपसे पूछ रहा था कौन सा जोड़ा जो है असत्य है, तो जो ऑप्शन बी में दिया है यह पूरी तरह से गलत दिया है। भारत का सबसे लंबा बांध जो है हीराकुंड बांध है। देखिए ऑप्शन सी को भी देख लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा बांध भाखड़ा नांगल बांध, यह पूरी तरह से सही है। भारत का सबसे बड़ा बांध जो है भाखड़ा नांगल बांध है, जो कि पंजाब में है। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग जो है पीर पंजाल सुरंग, जिसे आप अटल सुरंग जो है इसका नाम कर दिया गया है, यह भी जो है आपका उत्तर सही है पूरी तरह से। तो देखिए जो सही है वह हमारा उत्तर नहीं होगा। कौन सा जोड़ा है असत्य है वह पूछ रहा था, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए हीराकुंड बांध जो है महानदी पर है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। और भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना जो है दामोदर घाटी परियोजना है। आपने अभी क्या देखा, भारत का सबसे बड़ा बांध भाखड़ा नांगल बांध। और यदि आपसे पूछता है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो आपका उत्तर होगा टिहरी बांध। और भारत का सबसे लंबा बांध पूछता है तो आपका उत्तर होगा हीराकुंड बांध। देखिए 3 से 4 प्रश्न यहाँ से आपके बने हैं। भारत का सबसे लंबा बांध जो है हीराकुंड बांध, भारत का सबसे बड़ा बांध पूछता है तो भाखड़ा नांगल बांध, और भारत का सबसे ऊंचा बांध पूछता है तो टिहरी बांध। चलिए यहाँ आपसे पूछ रहा था कौन सा जोड़ा असत्य है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है जो वह पूरी तरह से असत्य है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है? देखिए भारत का पूछ रहा है, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा, रोहिणी, मंदरा या फिर आर्यभट्ट? तो देखिए भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर जो है अप्सरा है। देखिए इससे क्या बनता है, तो परमाणु ऊर्जा जो है नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, जबकि सूर्य से ऊर्जा जो बन रही होती है उसे नाभिकीय संलयन पर आधारित होती है। और उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु संयंत्र जो है कहाँ है, तो आपका उत्तर होगा नरौरा, जो कि बुलंदशहर में है। चलिए यहाँ सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 15, नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन थे? सर सीवी रमन, अमर्त्य सेन, हरगोविंद खुराना या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए यहाँ पूछ रहा है कि
नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय वैज्ञानिक कौन थे? तो आपका उत्तर हो जाएगा सर सीवी रमन। फिजिक्स के क्षेत्र में इनको मिला था। ऑप्शन ए सही होगा। जबकि साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि पर रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में। और नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय वैज्ञानिक यहाँ पूछ रहा था, तो आपका उत्तर होगा सीवी रमन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा जोड़ा जो है असत्य है? ऑप्शन ए में दिया है लोहड़ी क्या पंजाब में मनाई जाती है? चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया है लोहड़ी क्या पंजाब में मनाई जाती है। बी में दिया है भोगी क्या आंध्र प्रदेश में। सी में दिया है पोंगल त्यौहार क्या तमिलनाडु में मनाया जाता है। और डी में दिया है मकर संक्रांति क्या केरल में मनाई जाती है। देखिए लोहड़ी पंजाब में, भोगी आंध्र प्रदेश में, पोंगल त्यौहार जो है तमिलनाडु में, लेकिन मकर संक्रांति जो है केरल में नहीं बल्कि यह जो है उत्तर भारत में मनाया जाने वाला त्यौहार है। और केरल में त्यौहार जो मनाया जाता है वह है ओणम। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपवासी कौन था? ऑप्शन ए में दिया है सिकंदर, बी में दिया है सेल्यूकस, सी में दिया है मोहम्मद बिन कासिम और डी में दिया है मोहम्मद गजनबी। देखिए भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपवासी यहाँ पूछ रहा है, तो आपका उत्तर होगा सिकंदर। ऑप्शन ए सही होगा। और भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम कौन है यदि पूछता है, तो आपका उत्तर होगा मोहम्मद बिन कासिम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हुमायूं नामा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ऑप्शन ए में दिया है अलबरूनी, बी में दिया है गुलबदन बेगम, सी में दिया है अबुल फजल और डी में दिया है कालिदास। देखिए हुमायूं नामा पुस्तक लिखी गई गुलबदन बेगम के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अलबरूनी की पुस्तक का नाम है किताबुल हिंद। अकबरनामा लिखा अबुल फजल ने। चलिए यहाँ पे हुमायूं नामा पुस्तक पूछ रहा था, तो आपका उत्तर होगा गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भगवत गीता का फारसी अनुवाद किसने किया? प्रश्न पूछ रहा है कि भगवत गीता का फारसी में अनुवाद किसने किया? ऑप्शन ए में दिया है बदायूनी ने, बी में दिया है दारा सिकोह ने, सी में दिया है अबुल फजल ने और डी में दिया है अकबर ने। देखिए भगवत गीता का फारसी में अनुवाद किया दारा सिकोह ने। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। और महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया? तो आपका उत्तर होगा बदायूनी ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 में दिया है भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? देखिए अभी आपसे पूछ रहा था कि भगवत गीता का फारसी में अनुवाद किसने किया, तो आपका उत्तर था दारा सिकोह। और यहाँ पूछ रहा है कि भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? ऑप्शन ए में दिया है चार्ल्स विल्किंस ने, बी में दिया है दारा सिकोह ने, सी में दिया है अकबर ने और डी में दिया है बदायूनी ने। देखिए भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया चार्ल्स विल्किंस ने। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जबकि भगवत गीता का फारसी में अनुवाद किया दारा सिकोह ने और महाभारत का जो है रज्जनामा नाम से फारसी भाषा में अनुवाद किया बदायूनी ने। चलिए यहाँ आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स विल्किंस ने भगवत गीता का जो है अंग्रेजी में अनुवाद किया। देखिए यह आज का अंतिम प्रश्न था। सेशन कैसा रहा कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि आपका कोई सुझाव या कोई प्रश्न है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और क्लास को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर करें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। क्लास में लगातार बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।